प्रीतम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज की वीडियो में हम बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर मानव तंत्र ह्यूमन सिस्टम प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, मानव तंत्र पाठ के अंतर्गत, लेसन के अंतर्गत हम मानव बॉडी में या मानव शरीर में जो भी तंत्र पाए जाते हैं उन सारे तंत्रों का विस्तार से अध्ययन, उनकी क्रियाविधि, उनकी संरचना का विस्तार से अध्ययन करेंगे, उनके कार्यों का यहां पर अध्ययन करेंगे। पाठ की शुरुआत में सबसे पहले कुछ जर्नल बातें हम यहां पर समझते हैं कि देखिए, मानव शरीर जो है वो प्रकृति की एक अद्भुत और जटिल संरचना होती है। मानव शरीर प्रकृति की एक अद्भुत और जटिल संरचना होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी जो संरचना होती है वो होती है कोशिका। अर्थात मानव शरीर की सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। अर्थात शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है, सेल्स कहा जाता है। अर्थात शरीर की मूलभूत संरचना कौन हुई? कोशिका। जिस प्रकार से पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? परमाणु होती है। उसी प्रकार से शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। ये कोशिकाएं जो होती हैं, ये कोशिकाएं अर्थात समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। ध्यान से देखें, समान कार्य करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं, ऊतक बनाती हैं। ये ऊतक जो होते हैं, विशिष्ट जो कार्य करते हैं, ये ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं। जो जो ऊतक समान कार्य करते हैं वो सभी मिलकर के निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। अंग जो होते हैं वो मिलकर के तंत्र बनाते हैं। समान कार्य करने वाले अंग मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र। और ये सभी तंत्र मिलकर के मानव शरीर का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। दोबारा सुनने चेन को। सबसे छोटी इकाई कोशिका, कोशिका मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं, अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं और तंत्र मिलकर के पूरे शरीर का निर्माण किया जाता है। यह हुई अपनी हल्की सी छोटी सी बात हुई। यहां पर पाठ के प्रारंभ में जो सबसे पहला तंत्र यहां पर निकल के आता है वो आता है मानव पाचन तंत्र। पाठ के शुरुआत में और आज की इस वीडियो में पाचन तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हेडिंग है मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र। देखिए, गत वीडियो में या पिछले पाठ में मैंने आपको हल्का सी एक चीज बताई थी कि प्रत्येक जीव के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जीव के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब क्यों होती है? क्योंकि उसके समस्त शरीर के जो कार्य, शरीर के जो अंग होते हैं या शरीर जो होता है उसको कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात जिस एनर्जी की उसके लिए आवश्यकता होती है, इस ऊर्जा प्राप्ति का कोई स्रोत भी होना चाहिए। अब समस्त सजीवों को जो ऊर्जा प्राप्ति का जो मुख्य स्रोत है वो कौन है? भोजन। कौन है? भोजन। अर्थात प्रत्येक सजीव शरीर में ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन ग्रहण करता है, भोजन का अंतर ग्रहण करता है। अब बात यहां पर यह निकल के आती है कि भोजन करता है, लेकिन ये भोजन का शरीर में क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, किस तरीके से मुख से ग्रहण किया जाता है और अर्थात अंतर ग्रहण किया जाता है, यहां से लेकर के मल निष्कासन तक इस भोजन की क्या क्या प्रक्रियाएं पूर्ण होती हैं शरीर के अंतर्गत, और किस प्रकार ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इस सब का अध्ययन हम अपन यहां पर मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत करते हैं। देखिए, भोजन में अनेक प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल है, खाद्य रेशे हैं। इन सब की प्राप्ति व्यक्ति को भोजन के द्वारा होती है, क्योंकि जो संतुलित भोजन का अपन सेवन करते हैं उस संतुलित भोजन में ये समस्त आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। जिस समय हम भोजन को ग्रहण करते हैं उस भोजन के जटिल अणु होते हैं। जिस भोजन को हम ग्रहण करते हैं उस भोजन के अणु कैसे होते हैं? जटिल अणु होते हैं। लेकिन जब हम इसको शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, अंतर ग्रहण करते हैं, तो उसके पश्चात पाचन तंत्र में इन भोजन के जटिल अणुओं को सरल
छोटे एवं घुलनशील पदार्थों में बदल दिया जाता है। घुलनशील पदार्थों में बदल दिया जाता है। भोजन के इन जटिल अणुओं का था, जिस भोजन को हम ग्रहण करते हैं उसके जटिल अणु होते हैं, उन जटिल अणुओं को सरल, छोटे और घुलनशील पदार्थों में तोड़ दिया जाता है, जिससे भोजन का अवशोषण हमारी छोटी आंत में जाकर के आसानी से हो जाता है। अब भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर के, परिभाषा सुने पाचन तंत्र की आप ध्यान से, भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर के, अंतर्ग्रहण कहां से करते हैं? मुख के द्वारा करते हैं। तो भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर के भोजन को मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासन तक की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो भी अंग तंत्र सम्मिलित होते हैं, ग्रंथियां सम्मिलित होती हैं, वो सभी मिलकर के जिस तंत्र का निर्माण करते हैं, जिस सिस्टम का निर्माण करते हैं, उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। शरीर में भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर के अपचित पदार्थों का शरीर से बाहर त्यागने तक का प्रक्रम, और जिस प्रक्रम में जो भी अंग तंत्र सम्मिलित होते हैं, वो सभी मिलकर के जिस सिस्टम का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। मानव पाचन तंत्र में कुछ अंग और ग्रंथियां पाई जाती हैं। मानव पाचन तंत्र में कुछ क्या पाए जाते हैं? अंग, और कुछ क्या पाई जाती हैं? ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब बात आती है मानव पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। देखिए, मानव पाचन तंत्र का पहला अंग होता है मुख। पहला कौन सा होता है? मुख। दूसरा होता है ग्रसनी। तीसरा होता है ग्रशिका या ग्रासनाल। ग्रशिका या ग्रासनाल। चौथा होता है मुख, ग्रसनी, ग्रशिका, आमाशय। आमाशय। पांचवा होता है छोटी आंत। छठा होता है बड़ी आंत, और सातवां होता है मलाशय या गुदा या मलद्वार। मलद्वार दिया हुआ है, मलाशय में ही आता है। ये तो होते हैं 7 अंग। इसी के साथ 3 ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। अब 3 ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? पहली ग्रंथि होती है लार ग्रंथि। दूसरी होती है यकृत ग्रंथि, और तीसरी होती है अग्नाशय ग्रंथि। ध्यान से देखें इनको। मानव पाचन तंत्र में 7 अंग और 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। अंग होते हैं मुख, ग्रसनी, ग्रासनाल या ग्रशिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। 3 ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। ये समस्त 7 अंग मिलकर के आहार नाल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बच्चों? आहार नाल का निर्माण करते हैं। इस आहार नाल को पोषण नाल भी कहा जाता है। इस आहार नाल क्या कहते हैं? पोषण नाल भी कहते हैं। इसकी लंबाई व्यक्ति में लगभग 8 से 10 मीटर होती है। ध्यान रखें, ये 7 अंग मिलकर के आहार नाल या पोषण नाल का निर्माण करते हैं, और इस पोषण नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल के प्रथम भाग मुख के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। यह आहार नाल मुख से प्रारंभ होकर के मल द्वार पर खत्म हो जाती है। अब इस आहार नाल के कौन कौन से कार्य होते हैं? तो आहार नाल के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला होता है आहार को सरलीकृत कर पचाना। पहला कार्य कौन सा होता है? आहार को सरलीकृत कर पचाना। मैं आपको लिख रहा हूं यहां पर। पहला है आहार को सरलीकृत कर, मतलब छोटे अणुओं में तोड़ करके
सरलीकृत कर पचाना। दूसरा आता है पाचित आहार का अवशोषण। पाचित आहार का अवशोषण, पेपर में यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि आहार नाल के 3 कार्य बताइए। और तीसरा है आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना। देखिए, आहार नाल के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं? आहार को सरलीकृत कर पचाना, यानी आहार को भोजन मुख के अंदर ग्रहण करते हैं, उसके पश्चात इसका पाचन होता है जिसके द्वारा भोजन को छोटे छोटे सरल घुलनशील अणुओं में तोड़ दिया जाता है। पाचित आहार का अवशोषण करना, जो भोजन पच जाता है उसका शरीर के अलग अलग अंगों में जाकर के, छोटी आंत में जाकर के, बड़ी आंत में जाकर इसका अवशोषण होता है। और आहार को मुख से लेकर मल द्वार तक पहुंचाना, अर्थात मुख से ग्रहण करें और कहां पहुंचाएं, इसको मल द्वार तक पहुंचाएं। ये भी कार्य किसका होता है? आहार नाल का होता है। तो आहार नाल के 3 कार्य हो गए। किसी के लिए दिक्कत? दोबारा देखें, आहार को सरलीकृत कर पचाना, पाचित आहार का अवशोषण करना, आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना, ये आहार नाल के 3 मुख्य कार्य होते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, मानव के शरीर में, मानव के पाचन तंत्र में जो आहार नाल पाई जाती है, इस आहार नाल के जो 7 भाग होते हैं, इन 7 भागों में अलग अलग प्रकार के पाचक रसों का स्राव किया जाता है। जैसे कि आमाशय है, उसमें अलग होता है, छोटी आंत में अलग होता है, बड़ी आंत में अलग। तो यहां पर जो इसके भाग हैं, इनसे अलग अलग पाचक रसों का स्राव होता है। इन ग्रंथियों के द्वारा अनेक प्रकार के एंजाइमों को स्राव किया जाता है। इन पाचक रस और एंजाइमों की सहायता से भोजन में जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, रूक्षांश, जिन्हें अपन खाद्य रेशे भी कहते हैं, इन सब का अलग अलग भागों में पाचन आसानी से हो जाता है। और इनका पाचन होने के पश्चात हमारे शरीर को पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं और शरीर के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब बात यह आती है कि हमारे शरीर में जो ये भोजन शरीर के विभिन्न भागों से होकर के निकलता है, तो हमारी जो शरीर के विभिन्न स्तरों की जो पेशियां हैं, इन पेशियों में समवर्णी पेशियां पाई जाती हैं। कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? समवर्णी पेशियां पाई जाती हैं। यहां से प्रश्न पूछ लेता है कि समवर्णी पेशियों का क्या कार्य होता है। समवर्णी पेशियां पाई जाती हैं। इन समवर्णी पेशियों का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए, इन समवर्णी पेशियों का मुख्य कार्य होता है कि ये भोजन, पाचित आहार या फिर अपशिष्ट पदार्थों की गति को नियंत्रित करती हैं। समवर्णी पेशियां क्या कार्य होता है? भोजन, पाचित भोजन अर्थात पाचित आहार और अनेक प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनकी गति को क्या करती है? नियंत्रित करती हैं। तो इन सब पर नियंत्रण कौन रखती हैं? समवर्णी पेशियां पाई जाती हैं, वो इस पर कार्य करती हैं। दिक्कत है किसी के लिए? चलिए आगे। अब देखिए, ये अपनी जर्नल्स कुछ बातें हो गई। अब अपन यहां पर आहार नाल के एक एक भाग का अपन यहां पर अध्ययन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, पहले मैं आपको हल्का सा चित्र के बारे में बता दूं। मानव पाचन तंत्र में आहार नाल का सबसे पहला भाग था मुख। ये मुख है। मुख पीछे को ग्रसनी से, ग्रसनी का अगला भाग ग्रसिका से, ग्रसिका फिर आमाशय से, आमाशय से आगे छोटी आंत, छोटी आंत फिर वापस बड़ी आंत से और नीचे मलद्वार। ये इसके 7 भाग हैं। 3 ग्रंथियां मैंने आपको बताई थी। पहली ग्रंथि बताई थी लार ग्रंथियां। ये लार ग्रंथियां यहां पर पाई जाती हैं। 3 प्रकार ग्रंथियां होती हैं, यकृत ग्रंथि और एक होती है अग्नाशय ग्रंथि। ये 3 ग्रंथियां हैं। यहां पर यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यहां पर लार ग्रंथि। ठीक है। अब अपन फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। यहां पर मुख। मुख देखिए, मुख मानव आहार नाल का सबसे पहला भाग है। मुख मानव आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है। ये मांसल 2 ओष्ठों से घिरा होता है, अर्थात हमारे मुख के बाहर 2 मांसल होठ पाए जाते हैं, जिन्हें अपन ओष्ठ कहते हैं। 2 मांसल ओष्ठों से घिरा होता है। ये दोनों मांसल होठ जो होते हैं, ओष्ठ जो होते हैं, ये भोजन को पकड़ने और भोजन को अंदर लेने में सहायता करते हैं। मांसल ओष्ठ भोजन को पकड़ने और भोजन को अंदर लेने में क्या करते हैं? हमारी सहायता करते हैं। साथ में ही मानव का मुख जो होता है एक कटोरे नुमा होता है।
कटरीनुमा आकार का होता है। इसमें मुख गुहा के चारों ओर गति कर सकने वाली पेशियां पाई जाती हैं। जिह्वा जो होती है मुख के अंदर पाई जाती है। ये जीवा हमारे मुख में अधरतल में फ्रेनुअल लिंगुअल के द्वारा जुड़ी होती है। फ्रेनुलम लिंगुअल के द्वारा जुड़ी होती है। देखिए हमारे मुख में स्वतंत्र रूप से गति कर सकने वाली, आगे स्वतंत्र रूप से गति करती है, ऐसी मांसल पेशी संरचना पाई जाती है। और उस मांसल पेशी संरचना को अपन क्या कहते हैं? जीभ कहते हैं। ये जीभ अधरतल में किस जुड़ी होती है? फ्रेनुलम लिंगुअल के द्वारा जुड़ी होती है। किस जुड़ी होती है? फ्रेनुलम लिंगुअल के द्वारा जुड़ी होती है, जिसे जीवा फ्रेनुलम भी कहते हैं। ये जीवा जो होती है, जीभ जो होती है, हमारे मुख में भोजन के अंतर्गत लार मिलाने का कार्य करती है। साथ में ही मुख में दांतों की या मुख के अन्य भागों की सफाई करने का कार्य करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मुख जो होती है, मुख जो होता है अंदर की ओर मुख गुहा में खुला होता है। इस मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मानव में जो दंत व्यवस्था होती है वो द्विवार दंती दंत व्यवस्था होती है। मानव में द्विवार दंती दंत व्यवस्था पाई जाती है। द्विवार दंती का मतलब होता है कि मानव के जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। एक अस्थायी दांत आते हैं जिन्हें अपन दूध के दांत कहते हैं, और दूसरे आते हैं स्थायी दांत। एक तो आते हैं अस्थायी दांत और एक आते हैं स्थायी दांत। अस्थायी जो दांत होते हैं इन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं, जो बच्चे बालकपन में आते हैं। ठीक है भाई, हमारे मुख में जो दांत जो होते हैं गर्तों में लगे होते हैं, अर्थात उन गर्तों को अपन मसूड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? मसूड़ा कहते हैं। मसूड़ों में दांत लगे होते हैं और इस व्यवस्था को हम गर्त दंती दंत व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्त दंती दंत व्यवस्था। हमारे मुख में जो दांत जो होते हैं मसूड़ों में लगे होते हैं, और मसूड़ों में लगे होने के कारण इस व्यवस्था को गर्त दंती दंत व्यवस्था कहा जाता है। अब देखिए मानव में 4 प्रकार के दांत हैं। 4 प्रकार के दांत कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है चवर्णक और लास्ट होता है अग्र चवर्णक। देखिए 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला होता है कृंतक दांत, कृंतक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है चवर्णक और चौथा होता है अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक। देखिए कृंतक जो दांत होते हैं संख्या में, मतलब एक बार सुने आप कि मानव में 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। ठीक है ना, दोनों में 16 दांत पाए जाते हैं। कितने कितने पाए जाते हैं? 16 दांत पाए जाते हैं। कुल मिलाकर होते हैं कितने? 32। ठीक है ना, इनको याद रखने का सूत्र है 21-23 बटे 21-23 गुणा 2। 21-23 बटे 21-23 गुणा 2। देखिए 4 प्रकार के दांत हैं, कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्र चवर्णक। ठीक है, कृंतक कितने हैं? 2, दोनों तरफ से कितने हो जाएंगे? 4। रदनक कितने हैं? 1 गुणा 2 करिए कितना हो गया? 2। चवर्णक कितने? 2, 2 गुणा 2 से कीजिए कितना हो गया? 4। अग्र चवर्णक कितने? 3, 3 दूनी 6। टोटल कीजिए 6 और 4 10 और 2 12 और 4 16 हो गए। 16 एक जबड़े में, और दूसरे जबड़े में इसी प्रकार से होते हैं। कितने होते हैं? 16। तो कृंतक दांत संख्या कितनी होती है? 4 अर्थात 2 2 होती है। रदनक की 2 अर्थात 1 1। चवर्णक की 4 अर्थात 2 2। अगर चवर्णक की 3 3 अर्थात कितने आएंगे? 6। ठीक है भाई, कृंतक दांत जो होते हैं इनका मुख्य कार्य होता है भोजन को कुतरना। भोजन को कुतरने का कार्य होता है। भोजन को कुतरने का कार्य होता है किनका? कृंतक दांतों का, या फिर काटना। भोजन को काटना या कुतरना। ये जो दांत होते हैं मुख्यतः शाकाहारी प्राणियों में विकसित होते हैं। किन विकसित होते हैं? शाकाहारी प्राणियों में ये विकसित होते हैं। रदनक दांत जो होते हैं ये मांसाहारी प्राणियों में विकसित होते हैं। किन विकसित होते हैं? मांसाहारी प्राणियों में विकसित होते हैं, और इनका मुख्य कार्य होता है भोजन को चीरने फाड़ने का। क्या कार्य होता है इसका? भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य होता है इनका। नेक्स्ट होता है चवर्णक दांत। ये जो होते हैं दांत, इनका मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाना। भोजन को चबाना।
इसी प्रकार से अग्रचवर्णक दांतों का भी यही कार्य होता है, भोजन को चबाने का कार्य होता है, भोजन को चबाना। दोबारा सुन लें, कृंतक दांत शाकाहारी प्राणियों में अधिक विकसित होते हैं, भोजन को काटने या कुतरने का कार्य करते हैं। रत्नक दांत मांसाहारी प्राणियों में अधिक विकसित होते हैं, इनका मुख्य कार्य होता है भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य होता है। चवर्णक दांत भोजन को चबाने कार्य करते हैं और अग्र चवर्णक दांत भी भोजन को चबाने कार्य करते हैं। ये आपके 4 प्रकार के दांत थे। दोबारा सुन लें, 4 प्रकार दांत, कृंतक, रत्नक, चवर्णक और अग्र चवर्णक, 4 प्रकार के दांत। चारों प्रकार के दांत हमारी मुख गुहा में पाए जाते हैं, जो भोजन को काटने का, चीरने फाड़ने का, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं और चबा करके भोजन की लोदी तैयार कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका नंबर 2, ग्रसनी। दूसरा पॉइंट है ग्रसनी। देखिए, मुख अंदर की ओर मुख गुहा में खुलता है। यह मुख गुहा आगे चल करके कुप्पीनुमा संरचना में जाकर के खुलती है और इस कुप्पीनुमा संरचना को अपन क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसनी। इस ग्रसनी जो होती है, इस ग्रसनी का मुख्य कार्य यह होता है कि मुख गुहा से भोजन को ग्रहण करती है और भोजन को ग्रहण कर करके कहां दे देती है? ग्रसिका को प्रदान करती है। नलकनुमा संरचना होती है, क्या कार्य करती है? केवल भोजन को मुख गुहा से ग्रहण करना और मुख गुहा से ग्रहण करके भोजन को किसको प्रदान करना? ग्रसिका को प्रदान करना। और जब सांस लेते हैं तो उस सांस को ग्रहण करके सांस को श्वास नली के लिए प्रदान करने का कार्य भी कौन करता है? ग्रसनी करती है। ये जो ग्रसनी जो होती है, इस ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है नासा ग्रसनी। पहला कौन सा होता है? नासा ग्रसनी। एक होता है मुख ग्रसनी, एक होता है नासा ग्रसनी, एक होता है मुख ग्रसनी और एक होता है अधोग्रसनी। अधोग्रसनी या फिर अपन इसको कहते हैं कंठ ग्रसनी। कंठ ग्रसनी, ध्यान रखें, ग्रसनी यह सुनिश्चित करती है कि भोजन आहार नाल में ही जाए और श्वास नाल में जाए। कौन करता है इस चीज सुनिश्चित? ग्रसनी करती है। इस ग्रसनी के 3 मुख्य भाग होते हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, अधोग्रसनी। नासा ग्रसनी क्या कार्य करती है? नाक से सांस को ग्रहण करती है। नासा ग्रसनी क्या कार्य करती है? नाक से सांस को ग्रहण करती है। नाक के जस्ट पीछे की तरफ पाई जाती है। मुख ग्रसनी मुख के पास पाई जाती है। कंठ ग्रसनी अपने कंठ के पास पाई जाती है, इस स्थान पर। तो 3 भाग होते हैं ग्रसनी के, कौन कौन से? नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, अधोग्रसनी। ये ग्रसनी जो होती है, ये पीछे की ओर ग्रसिका से जुड़ी होती है। ग्रसनी पीछे की ओर किससे जुड़ती है? ग्रसिका से जुड़ी होती है। अब देखें ग्रसिका, अगला भाग तीसरा। इनका कोई विशेष कार्य नहीं होता है, ग्रसनी ग्रसिका इनका। ग्रसिका इसको अपन कहते हैं ग्रासनाल। देखिए, ग्रसिका जो होती है, इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। एक पेशीय नली होती है। ग्रसिका आगे की ओर ग्रसनी से और पीछे की ओर आमाशय से जुड़ी होती है। ग्रसिका भोजन को ग्रसनी से ग्रहण करके आमाशय के लिए प्रदान करती है। नलकनुमा संरचना होती है। इसकी जो पेशियां जो होती हैं, इसकी जो पेशियां अंदर की, इन पेशियों में संकुचन की प्रक्रिया होती है। इस तरीके से संकुचन होता है, संतुलन होता है, जिससे भोजन गति करके कहां पहुंच जाता है? आमाशय में पहुंच जाता है। इस ग्रसिका की दीवारों से एक तरल श्लेष्मा का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? तरल श्लेष्मा का स्राव होता है और यह तरल श्लेष्मा उस भोजन को लसदार बना देता है। भोजन को लसदार बना देता है, जिसके कारण भोजन आसानी से गति करके कहां पहुंच जाता है? आमाशय में पहुंच जाता है। ग्रास नली का जो शीर्ष भाग होता है, शीर्ष में अगला भाग जो होता है, इस शीर्ष भाग पर ऊतकों का बना हुआ एक ढक्कन पाया जाता है, एक फ्लैप पाया जाता है, जिसे अपन कहते हैं घाटी ढक्कन। क्या कहते हैं बेटा? घाटी ढक्कन। ग्रास नली के शीर्ष भाग पर ऊतकों का बना हुआ एक फ्लैप पाया जाता है। इस फ्लैप को घाटी ढक्कन कहा जाता है और इंग्लिश में कहें तो एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। कार्य क्या होता है एपिग्लोटिस का? देखिए, जब आहार को निगला जाता है
या आहार अंदर जाता है तो अंदर जाने पर यह एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन यह निश्चित करता है कि भोजन आहार नाल में ही जाए। इसलिए जब आहार को हम निगलते हैं तो उस समय घाटी ढक्कन श्वास नाल पर लग जाता है, जिससे भोजन आहार नाल के अंदर ही जाता है, श्वास नाल में नहीं जाता है। देखिए कई बार क्या होता है कि हम जब जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, बहुत तीव्र गति से भोजन करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में छींकें आती हैं या फिर खांसी आना प्रारंभ हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में वो बहुत तीव्र गति से अपन भोजन करते हैं तो उस कंडीशन में घाटी ढक्कन सही तरीके से श्वास नली पर लग नहीं पाता है, जिससे भोजन के कुछ कण आमाशय में न आकर के कहां चले जाते हैं, श्वास नाल में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हमें छींकें आती हैं या फिर खांसी आना प्रारंभ हो जाती है। तो ध्यान रखें, भोजन आराम से करें, कोई जल्दी ना है। इना कहीं पे बढ़िया भोजन मिलो तो दमादम खींचने मीटर है, ऐसा नहीं। चलिए अगला चीज आती है इसमें आमाशय। तीसरा पॉइंट है इसका आमाशय, स्टोमच, आमाशय। देखिए आमाशय ग्रास नली के बाद का प्रथम भाग है, या फिर आहार नाल के ग्रसिका जो होती है वो आमाशय से जुड़ी होती है। ये अंग्रेजी अक्षर जे की भांति होता है, अंग्रेजी अक्षर जे की भांति होता है। कुछ बुक्स में, अन्य किताबों में, अन्य क्लास की बुकों में इसको यू आकार का दिया गया है, लेकिन आपके सिलेबस में इसको अंग्रेजी अक्षर जे की भांति दिया हुआ है कि इसका आकार अंग्रेजी अक्षर जे की भांति होता है। आमाशय जो होता है यह है आमाशय ग्रहणी के मध्य तथा उदर गुहा के बाएं इसलिए हिस्से में मध्य पट के नीचे तक जाता है। ये 1 से 3 लीटर तक आहार को धारित कर सकता है। आहार नाल जो होती है थैलेनुमा संरचना होती है, मध्य पट के मध्य में पाई जाती है। ये 1 से 3 लीटर तक आहार को धारित कर सकता है। आमाशय के 3 मुख्य भाग होते हैं। अब आमाशय के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला भाग होता है इसका कार्डियक भाग। कौन सा भाग होता है? कार्डियक भाग। दूसरा होता है पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक भाग। और नेक्स्ट थर्ड होता है फंडिस भाग, फंडिस भाग। देखिए आमाशय के 3 मुख्य भाग होते हैं। कार्डियक भाग जिसे हम जठरागम भाग भी कहते हैं, पाइलोरिक भाग जिसे हम जठर निर्गमी भाग कहते हैं, और तीसरा है फंडिस भाग। अब आमाशय के 3 भाग हैं, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिस। देखिए ये आपका आमाशय है पूरा कंप्लीट। 1 से 3 लीटर आहार इसमें रह सकता है। 3 भाग हैं इसके, कार्डियक, पाइलोरिक, फंडिस। पहला भाग देखें कार्डियक भाग। कार्डियक भाग बायां बड़ा भाग है। बायां बड़ा भाग कौन सा हो गया? कार्डियक भाग। दायां भाग जो होता है वो होता है इसका पाइलोरिक भाग, और दोनों के मध्य का भाग होता है कौन सा? फंडिस भाग। ध्यान रखें, पहला भाग कार्डियक, अंतिम वाला भाग पाइलोरिक, और मध्य वाला भाग होता है इसका फंडिस भाग। 3 भाग होते हैं इसके। कार्डियक भाग वो होता है जहां से ग्रसिका जुड़ी होती है। कार्डियक भाग वो होता है जहां से ग्रसिका आमाशय से जुड़ी होती है। पाइलोरिक भाग वह होता है जहां से छोटियां जुड़ी होती है, छोटियां तो ग्रहणी वाला भाग जुड़ा होता है। और फंडिस भाग इसके मध्य वाला भाग होता है, दोनों के बीच का। आमाशय के इन 3 भागों के बाद में इस आमाशय के ऊपर और नीचे 2 अवरोधनी पेशियां भी पाई जाती हैं। अब 2 अवरोधनी पेशियां कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है ग्रास नाल अवरोधनी। पहली कौन सी होती है? ग्रास नाल अवरोधनी पेशियां। ग्रास नाल अवरोधनी पेशी। दूसरी होती है जठर निर्गमी अवरोधनी पेशी। देखिए ग्रास नाल जो अवरोधनी पेशी होती है, यह ग्रास नाल अवरोधनी पेशी कहां पाई जाती है? यह ग्रास नाल अवरोधनी पेशी ग्रसिका और आमाशय जिस स्थान पर जुड़े होते हैं,
इस स्थान पर ग्रास नाल अवरोधनी पेशी पाई जाती है। यानी ये ग्रसिका आकर के आमाशय के जिस स्थान पर जुड़ी होती है उस स्थान पर ग्रास नाल अवरोधनी पेशी पाई जाती है। बात यह आती है कि इस ग्रास नाल अवरोधनी पेशी का कार्य क्या होता है। तो देखिए, इस ग्रास नाल अवरोधनी पेशी का मुख्य कार्य यह होता है कि यह आमाशय से अम्लीय भोजन को वापस ग्रास नाल में जाने से रोकती है। पेपर में प्रश्न पूछ लेता है कई बार कि इस अवरोधनी पेशी का क्या कार्य है या फिर इसका क्या कार्य है। ठीक है बेटा, तो देखिए ये आमाशय से अम्लीय भोजन को वापस ग्रसिका में जाने से रोकती है। कौन सी? ग्रास नाल अवरोधनी पेशी। दूसरी आती है जठर निर्गमीय अवरोधनी पेशी। ये कहां होती है? ये होती है जिस स्थान पर छोटी आंत का ग्रहणी वाला भाग आमाशय से जुड़ा होता है अर्थात फंडिस भाग जुड़ा होता है, वहां पर जठर निर्गमी अवरोधनी पेशी पाई जाती है। इन आमाशय का अंतिम भाग आमाशय का अंतिम जो भाग है पाइलोरिक भाग, ये पाइलोरिक भाग जिस स्थान से छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग जुड़ा होता है इस स्थान पर, वहां पर जठर निर्गमी अवरोधनी पेशी पाई जाती है। अब इसका क्या कार्य होता है? देखिए, ये जो होता है आमाशय से जाने वाले आहार को, आमाशय से जो आहार ग्रहणी में जाता है छोटी आंत के भाग में, उस जाने वाले भोजन पर अपना नियंत्रण रखती है। कौन सी? जठर निर्गमी अवरोधनी पेशी। तो ये थी आपकी दोनों अवरोधनी पेशियां। दोबारा सुन लें, आमाशय 3 भाग होते हैं, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिस। आगे वाला भाग कार्डियक बायां भाग, दायां भाग पाइलोरिक और मध्य का भाग फंडिस। ठीक है, 2 अवरोधनी पेशियां कौन कौन सी? ग्रास नाल अवरोधनी पेशी और जठर निर्गमी अवरोधनी पेशियां। अब तीसरा अगला भाग आता है इस पाठ का, इसका अंक का छोटी आंत। चौथा भाग है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत, देखिए छोटी आंत ऊपर की ओर आमाशय के फंडिस भाग से और नीचे की ओर बड़ी आंत से जुड़ी हुई रहती है। भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत के अंतर्गत होता है। भोजन का जो सर्वाधिक पाचन होता है वो कहां होता है? छोटी आंत में होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहां होता है? छोटी आंत में होता है। इसकी लंबाई लगभग 7.7 मीटर होती है। कुछ बुक्स में 7.5 दे रखी है, दोनों राइट हैं। छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर होती है आपकी किताब के अनुसार, लेकिन कुछ बुक्स में 7.5 भी लिखा हुआ मिलता है। आपको अपनी बुक के हिसाब से चलना है। कितनी होती है? 7 मीटर होती है। आमाशय का जो पाइलोरिक भाग होता है, जठर निर्गमी जो भाग होता है, वो छोटी आंत के ऊपर, छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी से जुड़ा होता है, अर्थात पाइलोरिक भाग आमाशय से भोजन को छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग को प्रदान करता है। अब इस छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं आमाशय की तरह। पहला होता है ग्रहणी वाला भाग, दूसरा होता है अग्र क्षुद्रांत्र और तीसरा होता है क्षुद्रांत्र। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला कौन सा है? ग्रहणी, दूसरा कौन सा है? अग्र क्षुद्रांत्र और तीसरा कौन सा है? क्षुद्रांत्र। देखिए, छोटी आंत का ग्रहणी वाला जो भाग होता है यह आमाशय से जुड़ा होता है। यह छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग होता है। यह छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग होता है। इसके द्वारा अनेक प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं, ये छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में भोजन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरी बात आती है अग्र क्षुद्रांत की। ये छोटी आंत का जो अग्र जो भाग होता है ग्रहणी वाला, ये ग्रहणी वाला भाग पीछे की ओर अग्र क्षुद्रांत से जुड़ा होता है और अग्र क्षुद्रांत पीछे की ओर किस जुड़ी होती है? क्षुद्रांत से जुड़ी होती है। यहां पर क्या होता है इस भाग में? भाई, ग्रहणी में जिन भोजन का अवशोषण किया जाता है, जिस भोजन का अवशोषण पाचन होता है, उस पाचित भोजन का अवशोषण कहां जाकर के होता है? अग्र क्षुद्रांत में होता है। भाई, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ तथा एंजाइम के माध्यम से ग्रहणी में पदार्थों का पाचन हुआ था। अब उन जिन पदार्थों का पाचन ग्रहणी में हुआ था, उन पदार्थों का अवशोषण कहां पर होता है? अग्र क्षुद्रांत में किया जाता है। अब ये अवशोषण का कार्य जो होता है
यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। और जिन विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा इस अवशोषण का कार्य किया जाता है, उन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को आंत्रकोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? आंत्रकोशिका कहते हैं, अर्थात एंटीरोसाइट्स कहते हैं। एंटीरोसाइट्स कहा जाता है। यह अग्र क्षुद्रांत्र पीछे की ओर क्षुद्रांश से जुड़ी होती है। तो अगला भाग है इसका क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र आगे की ओर अग्र क्षुद्रांश से और पीछे की ओर बड़ी आंत से जुड़ा होता है। क्षुद्रांत्र पीछे कैसे जुड़ा होता है? बड़ी आंत से जुड़ा होता है। यह छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है। यह भाग उन पोषक तत्वों का अवशोषण करता है जो अग्र क्षुद्रांत में अवशोषित नहीं हो पाते हैं, जैसे कि पित्त लवण, पित्त रस जो पित्त लवण जो होते हैं, विटामिन जो होते हैं, उनका अवशोषण क्षुद्रांत में जाकर के होता है। दोबारा देखें, छोटी आंत तीन भाग होते हैं, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत्र। ग्रहणी जो होता है सबसे पहला भाग होता है, पीछे की ओर अग्र क्षुद्रांत जुड़ा होता है। ग्रहणी में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे कि एंजाइम्स के द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है। अगला भाग आता है अग्र क्षुद्रांत्र। अग्र क्षुद्रांत्र आगे की ओर ग्रहणी से और पीछे की ओर क्षुद्रांत से जुड़ा हुआ रहता है। अग्र क्षुद्रांत्र जो होता है क्या कार्य करता है? जिन पदार्थों का पाचन ग्रहणी में हुआ था, उन पदार्थों का अवशोषण अग्र क्षुद्रांत्र में किया जाता है। अग्र क्षुद्रांत्र में पाचन करने के लिए आंत्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये आंत्र कोशिकाएं भोजन का अवशोषण करती हैं। अब जिन पदार्थों का अवशोषण अग्र क्षुद्रांत में नहीं होता है, उन पदार्थों का अवशोषण कहां पर होता है? क्षुद्रांत में होता है। यह क्षुद्रांत्र आगे की ओर अग्र क्षुद्रांत से और पीछे की ओर बड़ी आंत से जुड़ी हुई रहती है। यह छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है। यहां पर पित्त लवण और विटामिनों का अवशोषण किया जाता है। लास्ट अंग आता है, अगला अंग जो आता है इसका, वो आता है बड़ी आंत। अगला अंग कौन सा है? बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए बड़ी आंत, देखिए बड़ी आंत जो होती है इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर की समथिंग होती है। ये आगे की ओर छोटी आंत से जुड़ी होती है। आगे कैसे जुड़ी होती है? छोटी आंत से जुड़ी हुई रहती है। ये बड़ी आंत जो होती है इसमें अनेक प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनेक प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। जिन पदार्थों का पाचन या जिन पदार्थों का सरलीकरण छोटी आंत में नहीं होता, जो शेष बच जाते हैं, उन अपचित पदार्थों का पाचन और अवशोषण बड़ी आंत के अंतर्गत किया जाता है। यहां पर कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जिनमें इन पदार्थों के पाचन और अवशोषण करने की क्षमता पाई जाती है। यह जो बड़ी आंत जो होती है, इस बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है जल और खनिज लवण का अवशोषण करना और शेष रहे अपचित पदार्थों का उत्सर्जन करवाना। ध्यान रखें, बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है जल और खनिज लवण का अवशोषण करना और शेष रहे अपचित पदार्थों का शरीर से भाग और उत्सर्जन करवाना। इसके तीन भाग होते हैं। बड़ी आंत के तीन भाग होते हैं। पहला होता है अंधनाल या अधांत्र, अधांत्र या अंधनाल, अधांत्र या अंधनाल। देखिए अधांत्र या अंधनाल जो है बड़ी आंत का सबसे पहला भाग होता है। यह क्षुद्रांश से जुड़ा होता है। क्या कार्य करता है? यह क्षुद्रांश से आने वाले पाचित आहार का अवशोषण करता है और अवशोषण करने के पश्चात जो पदार्थ शेष बच जाते हैं, उन शेष पदार्थों को अंधनाल से आगे बृहदांत्र वाले भाग में भेज दिया जाता है। कहां भेज जाता है? बृहदांत्र वाले भाग में भेज जाता है। भाई जिन पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में नहीं हुआ था, शेष बच गए थे, उनको यहां भेज दिया जाता है और यहां पर उनमें से कुछ पदार्थों का अवशोषण कर लेते हैं। जो पदार्थ यहां से भी शेष बच जाते हैं, उनको कहां भेज देते हैं? बृहदांत्र में भेज देते हैं। अब इस अंधनाल के पास एक छोटी सी संरचना निकलती है 4 से 5 इंच लंबी। उस 4 से 5 इंच लंबी छोटी संरचना को क्रम रूप परिशेष का कहा जाता है। क्रम रूप क्या कहते हैं? परिशेष का कहते हैं। बात करें बृहदांत की, देखिए आहारनाल की बड़ी आंत का अद्रांत्र के जो आगे वाला भाग होता है वो बृहदांत कहलाता है। ये उल्टा यू के समान इसकी आकृति होती है, लंबी नलकनुमा संरचना होती है। इसके मुख्य 4 भाग होते हैं। एक होता है आरोही बृहदांत्र, एक होता है अनुप्रस्थ बृहदांत्र, एक होता है अवरोही और एक होता है सिग्माकार। 4 भाग होते हैं, ध्यान रखें।
आरोही, अवरोही, अनुप्रस्थ और सिग्माकार व्यवधान, जिनकी लंबाइयां अलग अलग होती हैं। लास्ट चीज आती है इसमें मलाशय। मलाशय देखिए तीसरा भाग इसका। मलाशय जो होता है आहार नाल का अंतिम भाग होता है। मलाशय आहार नाल का अंतिम भाग होता है। सारे भोजन के पाचन होने के फलस्वरूप भाई शरीर के जो अलग अलग अंग थे, मुख से लेकर के और कहां तक के, बड़ी आंत तक के, अलग अलग 6 अंगों में भोजन का अलग अलग पाचन और अलग अलग तरीके से अवशोषण हो जाता है। जो अपचित पदार्थ शेष बचते हैं भोजन के पाचन के फलस्वरूप, उन अपचित पदार्थों को मलाशय में भेज दिया जाता है। यह मलाशय आगे की ओर गुदानाल के द्वारा मल द्वार के रूप में बाहर खुलता है। यहां पर भी संवर्णी पेशियां पाई जाती हैं जो इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने का कार्य करती हैं, उस पर अपना नियंत्रण रखती हैं। इस मल द्वार के द्वारा समय समय पर मल को शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। यह था आपका मानव आहार नाल। मानव आहार नाल के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें ग्रंथियों का। मानव में 3 पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, मैं आपको पहले बता चुका था। सबसे पहले होती है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां मानव में 3 ग्रंथियां मैंने आपको बताई थी पाचन ग्रंथियों में। एक थी लार ग्रंथि, एक थी यकृत ग्रंथि और एक थी आपकी अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि ये तीनों पाचक ग्रंथियां हैं जिनके द्वारा अलग अलग पाचक रसों का, एंजाइम्सों का, रासायनिक पदार्थों का स्राव किया जाता है। किस ग्रंथि के द्वारा किस एंजाइम का स्राव किया जाता है, क्या इनका कार्य होता है, इसके बारे में कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।